सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को हम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट आज यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके फर्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करें, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि हम लोगों ने अपने चैनल पर आप लोगों के हर एक विषय के सभी चैप्टर्स को पढ़ाया है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। इसके अलावा हम लोगों ने हर एक विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं चैप्टर वाइज। आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट का हम लोगों ने पवन सीरीज जालन सीरीज भी कंप्लीट कराया है। अब यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो बचे हुए थे आपके पवन सीरीज में, उसको भी हम कंप्लीट करा दे रहे हैं 3 पार्ट्स की सहायता से। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पूरी कोशिश की है कि आप लोग की तैयारी हम बेस्ट से बेस्ट करवा सके, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर सके। तो चलिए हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी का उत्पत्ति काल कब माना जाता है? यानी कि पृथ्वी का जो उत्पत्ति या पृथ्वी की जब संरचना बनी थी, कब बनी थी और कैसे इसको हमने ज्ञात किया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति, यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का उत्पत्ति काल सौरमंडल की भांति ही आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। यानी कि 500 करोड़ वर्षों पूर्व ही हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, महासागरों में जीवों की प्रथम कड़ी किस जीव के नाम से मानी जाती है? तो दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है अमीबा। यानी कि महासागरों में जीवों की उत्पत्ति की प्रथम कड़ी अमीबा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी पर मनुष्यों के पूर्वजों को क्या कहा जाता था? पृथ्वी पर मनुष्यों के पूर्वजों को क्या कहा जाता था? तो मनुष्यों के पूर्वजों को क्या कहते थे? होमो सेपियंस या फिर निपुच्छ कपि मानव। क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर मंडल क्या है? तो सौर मंडल तो सिंपल सा आपको पता भी है कि सूर्य के परिवार को ही हम सौर मंडल कहते हैं, इसमें कि सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, वो शामिल होते हैं। और सूर्य और इसके 8 ग्रह मिलकर ही क्या बनाते हैं? सौर मंडल की रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपग्रह क्या है? दोस्तों, उपग्रह समस्त ग्रहों के टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहा जाता है, या फिर वे ग्रह जो सूर्य जो अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो इस तरीके से ग्रहों का चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं वो कहलाते हैं उपग्रह। ये भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य का व्यास तथा भार क्या है? सूर्य का व्यास 13,93,000 किलोमीटर है तथा भार 2.19 गुणे 10⁻27 टन है। यानी कि 2.19 into 10 पे पावर 27 टन। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर, या फिर इसे हम 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं अप्रॉक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, और बुध ग्रह ही सबसे नजदीक है किसके? सूर्य के। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहते हैं। दोस्तों, आप लोग साइंस विषय ही पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर के साइंस विषय में भी सौर मंडल के विषय में दिया हुआ है पृथ्वी और आकाश चैप्टर के नाम से। और आप लोगों के एसएसटी में यानी कि सामाजिक अध्ययन विषय में भी ये चैप्टर है। तो अगर इस चैप्टर को आप साइंस में पढ़ ले रहे हो तो ये आपके सोशल साइंस में काम करेगा। अगर सोशल साइंस में आपने पढ़ा है तो आज आपको यहाँ काम कर रहा होगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपके एसएसटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साइंस में तो आपके है ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों सब्जेक्ट आपके एक साथ तैयार हो जाएंगे। तो सौर मंडल के ग्रहों के नाम यहाँ पर पूछा है। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, आपको पता है। 8 का नाम यहाँ पर दिया हुआ है।
पृथ्वी से दूरी के क्रम में यहाँ पर दिया हुआ, तो सबसे नजदीक सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 है, तारामंडल क्या है? कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को ही तारा मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताओ। वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्षि, कृत्तिका। क्वेश्चन नंबर 15 है, छाया क्या है? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरे ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। आपको पता भी है, मैंने आपको समझाया भी है कि जहां पर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, जैसे कि अगर आप धूप में खड़े हुए हो, आप खड़े हो तो आपके बगल में छाया, आपकी छाया बन जाती है। तो ये छाया क्यों बनी? क्योंकि आपने प्रकाश की किरणों को रोक दिया, क्योंकि आप क्या हो, एक अपारदर्शी वस्तु की तरह वहां पर खड़े हो, आपके आर पार होकर के प्रकाश नहीं जा पाएगा दूसरी साइड। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं, यानी कि अगर हम खुद धूप में खड़े हो गए हैं तो हमारे पीछे हमारी छाया बन जाती है या हमारे बगल में छाया बन जाती है, क्योंकि हम प्रकाश की किरणों को रोक देते हैं एक अपारदर्शी माध्यम की तरह। तो इसे ही क्या कहते हैं? हम छाया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। और जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और इसके कारण चंद्रमा पूरा दिखाई नहीं देता है और इसीलिए चंद्र ग्रहण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम क्या है? इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष संगठन। क्वेश्चन नंबर 19 है, नासा की स्थापना कब हुई? नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 यानी कि 29 जुलाई 1958 को हुई। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, नासा का पूरा नाम बताओ। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में कितने प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में देखिए कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं। बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बलुई, दोमट या पथरीली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 22 है, फसल किसे कहते हैं? एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे कि आप गेहूं की फसल देखोगे या धान की फसल देखोगे तो आप देखोगे एक साथ ढेर सारा पूरा मतलब इस तरीके से दिखता है कि हाँ, जहां देखोगे जहां तक आप खेत ही खेत दिखाई देगा, धान का या गेहूं का ही, केवल जिसका भी सीजन होगा तो आप देखोगे कि केवल उसी की खेती दिखाई देगी। तो इस तरीके से एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। और फसल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी और जायद की फसल। तो याद रखिएगा आप लोग, रबी की फसल में गेहूं की फसलें आती हैं, गेहूं के साथ जितनी बोई जाती हैं। खरीफ की फसलों में धान के साथ जो फसलें बोई जाती हैं, धान के साथ साथ और जो फसलें बोई जाती हैं वो आती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? मैंने ऑलरेडी आप लोग को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोग के साइंस विषय में ऑलरेडी पढ़ा दिया है इसको। तो सिंचाई की विधियां हैं प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कुंड विधि, वलय विधि, बॉर्डर विधि, ड्रिप विधि। इन सभी के बारे में मैंने विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया है आपके क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 25 है, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ। तो कृषि के प्रमुख यंत्र हैं हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर। इन सबका नाम याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को ही मृदा अपरदन कहते हैं और मृदा अपरदन अक्सर बाढ़ से ही होता है। बाढ़ का पानी जो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको अपने साथ बहा ले जाता है, जिसके कारण से मृदा अपरदन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधियां कौन सी हैं? तो हाथ से छिटकवा विधि सबसे प्राचीन विधि है बीज बोने की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, म का स पद्धति में
कार्य का मात्रक। यहाँ पर कहा गया है कि MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, तो MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है। क्वेश्चन नंबर 29 है, MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है। चाहे कार्य का मात्रक पूछे चाहे ऊर्जा का मात्रक पूछे, दोनों का ही मात्रक जूल होता है। कार्य को ही हम ऊर्जा भी कहते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, बल किसे कहते हैं। किसी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है उसे ही हम बल कहते हैं। या किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्य से क्या अभिप्राय है। जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर आपने बल लगाया और उसको एक स्थान से आपने क्या किया, दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, तो ये क्या हो गया, ये कार्य हो गया। आपने कोई ना कोई काम किया ना। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यांत्रिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से कार्य करने की क्षमता यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग, किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि आप जब हम फैन को ऑन करते हैं तो फैन क्या होता है, चलने लगता है, तो फैन में कौन सी ऊर्जा जाती है, पहले तो हम उसको विद्युत ऊर्जा देते हैं, फिर जब वो घूमने लगता है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा आ जाता है। ठीक है, यंत्र के कारण जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा भी दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग कि ऊर्जा दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज और स्थितिज। क्वेश्चन नंबर 35 है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। दोस्तों किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है K इक्वल टू हाफ mv²। ये आप लोगों ने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा होगा, अपने हाई स्कूल इंटर में। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऊर्जा के कितने रूप हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। और इसके अलावा रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी क्या है, ऊर्जा के ही विभिन्न रूप है। और यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आते हैं, तो आप ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, ये भी आपको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, गीले कपड़े, गीली लकड़ियां तथा वस्तुएं धूप में रखें तो क्या होता है। सभी वस्तुएं सूख जाती हैं सूर्य की ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूखने की प्रक्रिया में नमी कहाँ चली जाती है। आप सभी को पता है कि जब कपड़े गीले होते हैं आप उसको धूप में सुखाते हो तो वो बिल्कुल सूख जाता है। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ता है उन कपड़ों पर, जो उनमें नमी होती है वो नमी का कहाँ जाती है, वो नमी कहाँ जाती है, वाष्पीकृत होकर वायु में मिल जाती है। ठीक है, यानी कि उसका वाष्पीकरण हो जाता है और इस कारण से कपड़ा सूख जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हवाओं का चलना एवं वर्षा होना किसके कारण संभव है। तो हवाओं का चलना या वर्षा होना सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा के कारण ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ईंधन से क्या तात्पर्य है। जो पदार्थ दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं। तो परिवहन के साधन मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग आपको बताने की जरूरत नहीं है कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किन किन चीजों पे, आज हम खाना बनाने से लेकर के अपने जो भी जितनी भी चीजें हम करते हैं, चाहे वो मोबाइल चार्जिंग हो, अपना लैपटॉप आप चार्ज कर रहे हो, इसके अलावा फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, मशीन, जो भी आपके घर में जितने भी संसाधन है मैक्सिमम वो विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि पंखा, मशीन, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि को चलाने में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बायोगैस से क्या तात्पर्य है। गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस को हम बायोगैस कहते हैं और इस बायोगैस पर भी हम खाना पकाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऊर्जा के सीमित स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं। ऊर्जा के सीमित स्रोत, सीमित स्रोत का मतलब ऐसे स्रोत जो कभी भी खत्म हो सकते हैं, जिनका स्टॉक क्या है, सीमित है। तो सीमित में आते हैं पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद यानी कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस,
जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है, वो भी कभी भी, इन सब का स्टॉक कभी भी खत्म हो सकता है। ये ऊर्जा के सीमित स्रोत है, सीमित साधन है, ठीक है। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? ऊर्जा के सीमित स्रोत होते हैं, यानी कि एक बार अगर खत्म हो गए तो फिर हम इनको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, जल ऊर्जा हो, ये सभी ऊर्जा के स्रोत कभी नष्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए इन्हें हम असीमित ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कोयला है, पेट्रोलियम उत्पाद है, ये सभी क्या है? ऊर्जा के सीमित स्रोत है, कभी भी खत्म हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? दोस्तों, आसवन विधि का प्रयोग पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को बनाने में आसवन विधि को अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कोयला एवं पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऊर्जा के असीमित स्रोत नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? तो ऊर्जा के असीमित स्रोत वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें ही ऊर्जा के असीमित स्रोत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो रुधिर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन कौन से साधन आवश्यक है? तो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन अति आवश्यक हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद अब हम इसके बाद पार्ट 2 लेकर के आएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब तक हमने जितने वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के हर एक विषय के, आप कभी भी कहीं भी जब आपका मन करे आप पूरे एक एक वीडियो को देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है और आप लोग अच्छे से उसको समझ भी सकते हैं और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी वीडियोस को देखेंगे और ये वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूला करिए। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है वहां जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक हमारे वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके वीडियोस के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको सभी वीडियोस की फ्री पीडीएफ मिलेगी। फ्री पीडीएफ आपको हर एक विषय का, चाहे वो पवन सीरीज हो, राजन सीरीज हो, सभी का मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों, आपको कहीं भी छोटे से छोटा डाउट है आप जरूर हमसे पूछ लिया करिए। आपके सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे और हमारा एक ही लक्ष्य है, आप में से हर एक प्रशिक्षु अपना बेस्ट स्कोर करे सेकेंड सेमेस्टर में। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।